नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और शायर दुष्यंत कुमार और उनकी गज़ल पर आधारित यह कार्यक्रम। दुष्यंत कुमार की यह गज़ल एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित हैं। इस गज़ल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह। डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भाषा साहित्य और शिक्षण में जाने माने नाम हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य और शिक्षण की दुनिया में निरंतर लिखते पढ़ते रहे हैं और एक विशिष्ट हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। अब पेश है कवि दुष्यंत कुमार की यह गज़ल। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, और ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, और ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिएँ तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। नमस्कार साथियों, आज हम साठोत्तरी दौर के महत्वपूर्ण कवि दुष्यंत कुमार और उनकी गज़ल पर बातचीत करेंगे। दुष्यंत कुमार ऐसे कवि हैं जिन्होंने गज़ल को हिंदी विधा में प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से समाज में विद्यमान विसंगतियों और विडंबनाओं को पिरो कर रख दिया है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या ही अच्छा हो कि हम दुष्यंत कुमार की गज़लों को समझें। इससे पहले दुष्यंत कुमार का परिचय प्राप्त कर लें, इससे उनकी गज़लों को समझने में आसानी होगी। निश्चित तौर पे सर, दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के नवादा ग्राम में 1933 में हुआ था। अच्छा। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से शुरू होता है और वो इलाहाबाद में परिमल से जुड़े रहते हैं
परिमल की गोष्ठियों में जाते हैं जी। नए पत्ते से भी उनका संबंध रहता है, उसके संपादन में भी जुड़े रहते हैं, कुछ कुछ काम वो करते रहते हैं जी। इनका जीवन, या कह सकते हैं कि जीवन यापन के जो साधन होते हैं उसकी शुरुआत आकाशवाणी से होती है और बाद में ये मध्य प्रदेश में राजभाषा से जुड़ते हैं और बहुत दिनों तक उसी में कार्य करते रहते हैं जी। इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इस तरह से कह सकते हैं कि कविता में उनकी जो महत्वपूर्ण रचना रही है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साए में धूप, अच्छा, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ बिस्वाई बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इसको सब लोग जानते हैं, ये बहुत इनका चर्चा, गीतनाट्य हाँ है। बहुत चर्चा में रहा है गीतनाट्य। हाँ इनका उपन्यास, जी, उपन्यास भी लिखे इन्होंने, हाँ जिसमें- छोटे छोटे सवाल, जी, आंगन में एक वृक्ष हाँ, और देहरी जिंदगी, ये इनके मतलब महत्वपूर्ण और बहुचर्चित रहे हैं ये दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष दिखता है कि उनके शेर न केवल राजनीतिक गलियारे में बल्कि आम फहम की बोलचाल में भी कोट किए जाते रहे हैं और उसको लोग उदाहरण स्वरूप ऐसे कहते हैं जैसे कि कभी ग्राम में कबीर को लोग गाते थे। क्या बात है। दुष्यंत कुमार वो प्रमुख कवि हैं जिन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठा दिलाई है। वैसे तो गज़ल में हर मिसरे अलग होते हैं, एक शेर का दूसरे शेर से कोई तारतम्य नहीं होता है, लेकिन दुष्यंत कुमार के गज़ल की एक विशेषता ये भी है कि जब आप अलग अलग शेर को पढ़ेंगे तो उसमें तारतम्यता इस अर्थ में दिखती है कि संवेदनाएं लगभग एक सी दिखती है कई गज़ल पे। उनके गज़ल के अलग अलग शेर स्वतंत्र होते हुए भी कई जगह पे एक है और उसकी मूल संवेदना एक है। दूसरी बात जो उनके शेर की एक विशेषता दिखती है कि तुक बहुत हद तक पाए जाते हैं। एक गज़ल में कई शेर के जो तुक होते हैं वो मिल जाते हैं। ऐसा हिंदी में प्रयोग पहली बार कर रहे थे। बाद में भी लोगों ने गज़ल लिखा है, शमशेर जी ने लिखा है, लेकिन जो प्रतिष्ठा दुष्यंत कुमार को मिली वो किसी अन्य कवि को गज़ल के क्षेत्र में नहीं मिली है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। अब इस गज़ल को पढ़ें और एक एक शेर को पढ़कर उसकी व्याख्या करें तो हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा। निश्चित तौर पे सर, दुष्यंत की बहुत प्रमुख पंक्ति है जी। एक चीज़ ध्यान रखने की बात है ये गज़ल पढ़ने से पहले या इसका एक शेर शुरू करने से पहले कि ये जो गज़ल कविता संग्रह में संकलित है एनसीईआरटी में, वो उस दौर की कविता है जब आज़ादी मिल चुकी थी और जो स्वप्न थे वो टूट रहे थे लोगों के, और स्वप्न का जो भंग होना इस गज़ल में बखूबी निभाया गया है और बहुत विधिवत तरीके से उनमें अपनी प्रतिबद्धता को दुष्यंत कुमार ने स्थापित किया है जी। उनका गज़ल है, गज़ल का प्रथम शेर कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है जी। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ ध्यान देने की बात है जी कि शहर एक महत्वपूर्ण शब्द है जहाँ से व्याख्या का जो संदर्भ बदल जाता है। निश्चित तौर पे आज़ादी के दौर में हमारे जो जन नेता थे, जो हमारे सपनों के शहजादे थे, वो हमको बता रहे थे कि आज़ादी मिलेगी तो हिंदुस्तान कैसा होगा, लोगों का जीवन कैसा होगा, लोगों के घर में खुशहाली कैसे आएगी, लोग कितना प्रसन्नचित होंगे। लेकिन आज़ादी के बाद ये हुआ नहीं। हाँ, तो इसी को कहते हैं कि ये तो तय था, उन्होंने ये तय सबके लिए तय कर दिया था। बिल्कुल सर, कि हर एक घर में रोशनी होगी, बिल्कुल रोशन हो जाएगा घर, तो हर घर रोशन हो जाएगा। बिल्कुल ये बोलते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा, या चिरागा खुशी का प्रतीक है कि हर एक घर में खुशहाली होगी, रौनक होगी, संपन्नता होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया जी। और यही नहीं कि उन घर में नहीं हो पाई, ये भी बोलते हैं कि उनको भी मैसर नहीं हुआ जो शहर में है। यहाँ शहर उस वर्ग का प्रतिनिधि है जो ये बताता है कि जिन्होंने स्वप्न दिखाए थे, जो शहर के वासिंदे हैं। और उर्दू शायरी में शहर इसलिए भी बहुत हद तक आता है कि वहाँ बताते हैं कि ये हमारे ख्वाब को पूरित करने का संसाधन है, वहाँ संपन्नता होगी ही होगी, लेकिन वो भी नहीं होती है। और वो शहर में भी चिराग नहीं हो पाता है तो गाँव या वो घर झोपड़ी ग्रामीण स्वप्न वो सब पूरे होने तो बहुत दूर की बात है। मतलब इस विरोध को दिखाना चाहता है बिल्कुल कि जब शहरों में नहीं है तो घरों में कहाँ पहुँचेंगे, गाँवों में, छोटे छोटे घरों में, झोपड़ियों में कहाँ होगी। बिल्कुल सर जी। यही बोलते हैं कि, और यही नहीं ये बोलते हैं यहाँ जो दरख्त है, यहाँ केवल वृक्ष के रूप में दरख्त नहीं है, यहाँ बोलते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में, यहाँ वो दरख्त जो हैं ये वो छाया है जो हमारे राजनीतिक
स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हमको मेरे वरदहस्त थे, वो जो बताए थे कि हम आपके सपने पूरे करेंगे जी। ये दरख्त उनके लिए भी है प्रतीक, केवल वृक्ष की छाया नहीं है। हमारे जो नुमाइंदे थे, जनप्रतिनिधि जो हमारे थे, जो हमारे स्वप्न को पूरित करने के माध्यम थे जी, उन्होंने बोलते हैं इनके साये में भी धूप लगती है, मतलब कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो इनके ख्वाब के तहत हम चले थे इनके साथ कदम से कदम मिला के कि हमारे स्वप्न पूरे होंगे, हम आज़ाद भारत का स्वप्न देख पाएंगे। जो हमारे जननेता थे, हाँ। जो हमारे समाज के नेता थे, जो हमारे राजनीति के नेता थे, हाँ। उनके साय में अब धूप लगने लगी। हाँ, उनके साय में, इसलिए बोलते हैं कि पुनः वापस चलो। हाँ। पुनः वापस चलो कहाँ? वहीं जहाँ से इस शुरुआत हुई थी कि हम पाएंगे क्या, हासिल क्या करेंगे, वो तब का जो जन है, जो स्वाधीनता आंदोलन के समय में हमारे कदम से कदम मिला के चलता है और एक बड़ा सैलाब खड़ा करता है, आंदोलन का स्वरूप करता है। तो यहाँ पे कभी अपनी प्रतिबद्धता भी जनता के प्रति साबित करता है और बोलता है कि चलो वहीं वापस, जहाँ पे खुशी है, जीवन के रंग हैं, स्वप्न हैं, और कम से कम वो स्वप्न है जिसको हम जी रहे हैं, जिनको हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस आखिरी पंक्ति में चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए कुछ निराशा है कि अब कुछ मिला नहीं, बिल्कुल, जो बिल्कुल, मिलना चाहिए बिल्कुल। था वो मिला नहीं। और यहाँ दो अर्थ में सर, केवल निराशा इस अर्थ में नहीं है कि हम पलायन कर जाए, यहाँ निराशा उनसे है जो हमारे ठेकेदार थे। लेकिन जीवन में निराशा नहीं है, जीवन में अपनों के बीच वापसी है। हाँ। अपनों के बीच आएंगे, नई ऊर्जा लेंगे और नई क्रांति करेंगे, नए तरीके से अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएंगे और पुनः अपने जो जिंदगी में चिराग गायब हो गया उस चिराग को स्थापित करेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण से रहिए। वो बोलते हैं ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये बात ध्यान दीजिए कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वो लोग कौन? वही जहां हमको वापस जाना है, जिनके पास हमको रहना है। मैंने वो जन सामान्य कितना सहनशील है, कितना समरस है कि इन सारी चीजों के बावजूद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। और यही नहीं बोलते हैं कि उनके पास कमीज भी नहीं है, मतलब यहाँ कमीज केवल वस्त्र के अर्थ में नहीं है, मतलब जिनके पास 1 जून का रोटी नहीं है, वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, लेकिन उनके पास जज्बात है, एकता का भाव है, मनुष्यता का भावबोध है, प्रेम है, तादात्म्य की संभावना है। ये बोलता है कि वही वापस चलेंगे। तो बोलता है कि जो अगर उनके पास कमीज नहीं है, वो अपना पेट, मतलब जब ठंड लगेगी या जब भूख लगेगी तो अपना पेट वो अपने पैरों को समेट के ढक लेंगे। और उसके जो भारत की जो संतोषी जनता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, संतोषी जनता को शायद वो यहाँ प्रकट करना चाहता है। और यहाँ सर बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पेट ढक लेना, यहाँ केवल आग पेट की नहीं है, उस जज्बात की भी आग है जिसको हम लेके चले थे कि हम बिल्कुल सब नया प्राप्त कर लेंगे। तो बोलते ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। इस सफर के लिए यही लोग मुनासिब हैं, क्योंकि वो तो अपना रंग बदल चुके हैं, वो तो सत्ता के गलियारे में आ गए हैं, तो स्वयं सत्ता के केंद्र में हो गए हैं और वो सब केवल अपने लिए संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो घर रोशन करने की बात थी वो इन्हीं का घर है और इन्हीं के घर को रोशन भी होना है। क्या बात है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अगला आगे बोलते हैं, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। क्या बात है। अब आप देखिए कि दुष्यंत की प्रतिबद्धता देखिए, बोलते खुदा नहीं, हाँ ना सही, बिल्कुल। मतलब यहाँ खुदा के प्रति जिम्मेदार होने की उतनी जरूरत नहीं है। बोलते हैं आदमी का ख्वाब, मनुष्यता की स्थापना, इंसानियत की स्थापना, मानवता की स्थापना की बात करते हैं कि आदमी का ख्वाब सही। अगर हम बेहतर मनुष्य बना सकेंगे, हर मनुष्य के चेहरे पे मुस्कान ला सकेंगे, उनके घर में हम चिराग जला सकेंगे, रोशनी फैला सकेंगे और अज्ञानता को दूर कर सकें, खुशहाली ला सकेंगे, वो मेरे लिए वही खुदा है। इसलिए मुझे ख्वाब जो है, सपना जो है, वो सपना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लेके चले थे। तो बोलते खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है इस नजर के लिए, इन आंखों के लिए वो नजारा बेहतर है और हसीन है, सुखमय है, शांति प्रदान करने वाला है और स्वागत योग्य है। क्या बात है। हाँ। और अंतिम में जो इस शेर में बोलते हैं, देखिए व्यंग्य देखिए आप उनका, बिल्कुल बहुत धारदार करते हैं कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन, हाँ वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल, वे सत्ताधारी, हाँ, सत्ताधारी। और ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने भाई हम चुनाव में एक वादा किए, चुनाव जीत गए, सत्ता में आ गए, उसके बाद खत्म। और उनको पता है कि अगली बार फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर हम यही वादा करेंगे, फिर खत्म। यहाँ तो बोलते हैं कि वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, और मैं अपने पे पूरा प्रतिबद्ध हूँ, मुझे अपनी आवाज़ पे भरोसा है कि मैं जानता हूँ कि मेरी कविता, मेरी बात, मेरे ये शब्द एक दिन ये असर करेंगे और जनता फिर से जागृत होगी। और जो उनका भरोसा है कि नहीं नहीं, पत्थर पिघल नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, वो गलत साबित होगा। और एक दिन यही जनता पुनः जागृत होगी और नव चेतना जागृत करते हुए इस सत्ता के प्रति अपनी आक्रोश व्यक्त करेगी और फिर से खुशहाली की नई संभावनाओं की तलाश करेगी। पर कवि जो है वो कहता है मैं बेकरार हूँ, हाँ। मैं बेचैन हूँ कि मेरी आवाज़ कब असर करेगी और ये जनता कब जागृत होगी और जागृत होकर। देखिए भरोसा कितना है। मैं बेकरार तो हूँ लेकिन भरोसा नहीं टूटा है, इसका मोहभंग नहीं हुआ इस अपने ऊपर से, अपनी जनता से। निश्चित तौर पर सत्ता से मोहभंग हुआ, लेकिन अपनी आवाज़ पे, अपने ऊपर और अपनी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, क्या बात है, ये इतिहाद जरूरी है इस बहर के लिए। बोलते तेरा निज़ाम है, मालिक सत्ता का जो वर्ग है उसको ताकत है, उसके पास पूरा सत्ता का केंद्र है, वो चाहे तो मेरी जुबान को सिल सकता है, अर्थात मेरी आवाज़ को जो अवरुद्ध कर सकता है, जनता तक पहुंचने नहीं दे सकता है। लेकिन ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उसके लिए भी बहर जरूरी है, क्योंकि मेरे जो बेकरारी है वो मेरे छंद के लिए तो जरूरत है ही, लेकिन सत्ता को भी ये एहतियात बरतनी पड़ेगी। हाँ, आगाह सत्ता कर देना को भी चाहता है। बिल्कुल 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 कि ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद के लिए, इस कविता के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण और इस गजल का जो अंतिम शेर और महत्वपूर्ण स्थापना जो कवि अपनी बात में कहना चाहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, क्या बात है, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ आप देखिए इस कविता में कि एक शेर में पूरे के पूरे जो अपनी बात है उसके मर्म को लाके इकट्ठा कर दिया है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। अपने बगीचे, यहाँ गुलमोहर केवल एक पुष्प नहीं है, ये गुलमोहर उन खुशियों का खजाना है। अच्छा, जो देना चाहता है, जो जिसकी तलाश में वो आज़ादी के दौर से लेकर अब तक भटक रहा है, जो जनता को उसको देना है, उसके लिए बोलता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मतलब अपने यहाँ तो हो वो गुलमोहर, अपने यहाँ तो शांति हो, अपने यहाँ तो खुशहाली हो, और अगर मैं मरूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या हो, मेरे जीवन का जो पर्पस है वो क्या है कि मैं मरूं तो क्या, दूसरे की गलियों में गुलमोहर की स्थापना के लिए, मतलब दूसरे के जीवन को भी खुशहाल, रसमय, खुशबूदार और संपन्न बनाने के लिए, रोशन करने के लिए, बनाने के लिए। अब ये जो बात दुष्यंत कहते हैं, ये पूरे जो इनके गजल का जो एक अंतिम में आता है कि वो चाहता क्या है, कवि की अपनी प्रतिबद्धता क्या है। वो निश्चित तौर पे आम जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करता है। वो निश्चित तौर पे उस सत्ता के जो ठेकेदार हैं उनको आगाह करता है कि आप उस गलतफहमी में ना रहिए कि जो है कवि के अंदर या हमारे शेर से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, ये बहुत आप देखेंगे हिंदी कविता में नागार्जुन बोलते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं, साफ कहूंगा, क्यों हकलाऊं। अब देखिए कि ये परंपरा है पूरी हमारे यहाँ। बेसिकली जो शेर है या जो कवि होता है या गजल जो होती है वो सत्ता के प्रतिपक्ष में ही साफ साफ खड़ी होती है। अब ये गजल की परंपरा में आप देखिए तो अगर रोमानी कविता को हटा दिया जाए तो जो प्रतिपक्ष का शायर है वो साफ साफ अपनी बात कहता आया है। केदार जी बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि लिखने से फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिखना चाहता हूं, क्योंकि भरोसा है कवि के अपने ऊपर। दुष्यंत कुमार उसी भरोसे को बोलते हैं कि मैं बेकरार हूं, बदल दूंगा, मैं इसलिए बेकरार हूं कि मुझे पता है कि मेरी कलम उसको बदल सकती है और मेरी जनता तक वो आवाज पहुंचनी जरूरी है। हाँ, वो इसलिए वो करता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो हम देख रहे थे कि पहले शेर में कहाँ तो तय था चिरागा जी, और दूसरी पंक्ति में कहा कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जी, तो एक में चिरागा आया, दूसरे में चिराग आया। अब इसलिए देखिए चिरागा इसलिए आया कि ये एक घर की बात तो है नहीं। अच्छा, चिरागा बहुवचन हो गया। हाँ, बहुवचन की चिरागा सबको देना था। बिल्कुल चिरागा। और यहाँ पे चिराग इसलिए है कि यहाँ शहर एक केंद्र हो गया है। एक यहाँ शहर मतलब बहु संस्कृति और बहुधर्मिता का प्रतीक नहीं है, यहाँ शहर सत्ता का प्रतीक है साफ साफ। वो एक घर की बात कर रहा है कि तुम एक घर भी रोशन नहीं कर पाए। माने जहाँ एक चिराग चाहिए वो एक चिराग मुयस्सर नहीं है। हाँ, तो इतने सारे चिराग कहाँ से आएंगे? और ये आएगा नहीं, मतलब आपने कमिट किया था, आपने प्रतिबद्धता अपनी जारी की थी, आपने कहा था कि हम ऐसा करेंगे और उस पर आप सफल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वार्थ में अपने ही घर को रोशन करने में ले जाते हैं, वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जी, ये बात आती है। आगे भी हम देखते हैं कि तीसरे इसमें उसने कहा कि
पांवों से पेट ढक लेंगे। जी, जी, पांवों से पेट ढक लेंगे का आशय थोड़ा सा और स्पष्ट करने की। अगर आप इस पे ध्यान से देखिए कि हम लोग अपने ही शहर में गुजरते हैं और देखते हैं सड़क के किनारे की जो भूखे नंगे लोग होते हैं, जिनको मतलब वो जिस्म को गर्म करने के लिए केवल कपड़ा ही जरूरी नहीं है, अन्न का दाना भी जरूरी है। हाँ। और वो अन्न ना होना पेट में जो वो जिस्म की ताकत को तो कमजोर करता ही साथ शरीर की जो पूरी संवेदनाओं को, उसकी गर्माहट को भी खत्म कर देता है। हाँ। वो पेट एक साथ रगड़ के इसलिए सोता है कि उससे उसको गर्मी प्राप्त हो, उसको ऊर्जा प्राप्त हो। लेकिन यहाँ जो केवल इसलिए नहीं है कि वो पेट ढक लेगा, यहाँ पे है कि ऐसी जनता जो इस तरह से है वही परिवर्तनकामी है, वही परिवर्तन ला सकती है, जो अभावग्रस्त है, जिनके पास ख्वाब है नया कुछ पाने के। हम इसीलिए अपनी प्रतिबद्धता उसके साथ बोलता है, उसी लाइन में बोलता है कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। और सफर क्या है? फिर से नवचेतना की, नव जागरण की, सत्ता में पुनः परिवर्तन की, और शासन सत्ता में जनता की दखल को स्थापित करने की। अच्छा, इसी तरह से मैं देख रहा था कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। अब तेरा निजाम तो ऐसा है कि वो शायर की जबान को बंद कर देना चाहता है, गला दबा देना चाहता है, उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक लगा देना चाहता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। परंतु वो कहता है परंतु इसके बावजूद भी ये जरूरी है मेरे लिए कि मैं अपनी ड्यूटी, अपना काम, अपने कर्तव्य को पूरा करूं। और मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं लोगों को बताऊं। हाँ, वो इसलिए बेकरारी है उसे इस बात की कि मुझे अपनी बात को कहना है। ये बोलता है कि अच्छा यहाँ देखिए तेरा निजाम है। तेरा निजाम क्यों बोल रहा है? मेरा निजाम भी बोल सकता था। अपनी पक्षधरता बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, बिल्कुल अलग है कि मेरा निजाम नहीं है, इस सत्ता में मेरा कोई सरोकार नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल मैं अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो उसका हूँ। मैंने बोला कि जन कवि है, अपने आप को जनता के साथ जोड़ता है, जो भूखे हैं, हकलाना नहीं चाहता। बिल्कुल, जैसे नागार्जुन ने कहा था कि क्यों हकलाऊं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ बोलता है। इसलिए बोलता है कि मैं बेकरार हूँ, और अपनी बात, डर भी है सत्ता का कि सत्ता चाहे तो जुबान सिल सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं हार जाऊंगा, मैं पीछे आ जाऊंगा। क्या बात है, मैं अपनी बात कहूंगा ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। बस मेरा एक संक्षिप्त सा ये आपसे अनुरोध है कि आप इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, मूल संदेश क्या क्या देना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दें। अब ये निश्चित तौर पे इस पे तो जरूर बातचीत होनी चाहिए कि अब देखिए 60 के दशक में अगर आप हम लोग अपने न केवल साहित्य में बल्कि इतिहास में भी जाते हैं, देखते हैं कि आज़ादी का जो हम स्वप्न लेके चले थे, वो चाहे जितने भी हमारे नेता रहे हों, उन सब ने, इवन जो मतलब यहाँ तक कि जो गांधी ने स्वप्न देखा था वो भी जो है उस तरह से पूर्ण रूप से हमारे यहाँ फलित नहीं होता है। गांधी अपने आप को अलग कर लेते हैं, बहुत सारे आंदोलनों से अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि जिस रूप में हमने आज़ादी के स्वप्न का एक वृक्ष रोपा था, जब वो पुष्पित पल्लवित उस रूप में नहीं होता है तो मोहभंग होना बिल्कुल लाजिमी है, स्वाभाविक है। और हिंदी कविता इस मोह भंग को बहुत सशक्त ढंग से उपस्थित करती है। प्रगतिशील दौर की कविता में जो स्वर यथार्थवादी दौर की तरह होता है, वही नई कविता में आके अपने रुख को बिल्कुल अलग करके और बिल्कुल कहना चाहता है कि जड़ता नहीं चाहिए, हमें नए विकल्पों की तलाश चाहिए, तो हमें परिवर्तन चाहिए। इस परिवर्तन को इस तरह से समझ ये कविता संदेश देती है कि परिवर्तन जीवन में बहुत जरूरी है, नए विकल्पों की तलाश जीवन में बहुत जरूरी है। शायद ये इस इस तरह से बिल्कुल इससे सहमत हूँ सर। और इस तरह भी समझ सकते हैं कि मोहभंग किस चीज से, केवल राजनीतिक गलियारे से नहीं, केवल राजनीतिक सत्ता से नहीं है, उसकी अपेक्षाओं से, उस स्वप्न से, उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। और वो बोलता है कि नहीं, मैं जो अपनी प्रतिबद्धता उस जनता के प्रति जो नए विकल्प की संभावना देगा, और ये नया जो आज़ाद होगा वो राजनीतिक आज़ादी नहीं होगी, सांस्कृतिक सामाजिक आज़ादी होगी। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या इस गज़ल की है, और प्रत्येक शेर को आपने उद्घाटित कर दिया है। इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह ने कवि दुष्यंत कुमार और उनकी गज़ल से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी या हिंदी गज़ल संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT,
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।